आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोशिका जीवन की इकाई। पहला क्वेश्चन है, जीवों के अध्ययन और समझने के लिए भौतिक और रासायनिक दृष्टिकोण को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए 2025 में ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। तो जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी उससे पहले एक पेज में लिखता है कि जीवों के अध्ययन और समझने के लिए भौतिक और रासायनिक दृष्टिकोण को रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। किसने कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज की, बताइए। तो कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज जीएन रामाचंद्रन साहब ने किया था। जीव विज्ञान में रामाचंद्रन के दो योगदान बताइए। एक तो तिहरी कुंडलित संरचना की खोज और दूसरा रामाचंद्रन प्लॉट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक का विश्लेषण करना। देश ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा और उसका वर्णन किया। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका को देखा और उसका वर्णन किया। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जीवित कोशिका को किसने देखा तो बताना है लीeuwenhoek। अगर पूछा जाए कोशिका को किसने देखा तो रॉबर्ट हुक देना है। देश ने केंद्रक की खोज की तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। मैथियस स्लाइडेन जर्मन का वैज्ञानिक था या ब्रिटिश का वैज्ञानिक था? वनस्पति का वैज्ञानिक था या प्राणी का वैज्ञानिक था, बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा मैथियस स्लाइडेन एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे। थियोडोर स्वान एक जर्मन का वैज्ञानिक था या ब्रिटिश का वैज्ञानिक था? वनस्पति शास्त्री थे या प्राणी शास्त्री थे? तो एनसीईआरटी लिखता है कि थियोडोर स्वान एक जर्मन प्राणी शास्त्री थे, प्राणी विज्ञानी थे। किस वर्ष में स्लाइडेन ने पौधे के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? तो स्लाइडेन साहब बताए थे 1838 में कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और स्वान ने 1839 में जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया। तो क्वेश्चन है कि स्वान ने किस वर्ष विभिन्न पौधे प्रकार के जंतु का अध्ययन किया था? तो स्वान ने 1839 में जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया था। क्या बताया था? स्वान ने बताया कि कोशिकाएं एक पतली बाहरी परत से होती है। कोशिका क्या होता है? बाहरी पतली परत से मिलकर बना होता है, जिसे आजकल हम लोग जीव द्रव झिल्ली के नाम से जानते हैं। स्लाइडेन ने निष्कर्ष निकाला कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादप कोशिका की अनूठी विशेषता है। तो स्लाइडेन ने ये निष्कर्ष निकाला था कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका का अनूठी विशेषता है। नहीं भाई साहब, स्लाइडेन ने निष्कर्ष नहीं निकाला था। स्वान ने इस बात को बताया कि कोशिका भित्ति का पाया जाना पादप कोशिका का एक विशिष्ट लक्षण है, अनूठी विशेषता है। अगला क्वेश्चन, देश ने प्रस्तावित किया कि प्राणियों और पादपों का कोशिका का शरीर उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। तो किसने यह प्रस्तावित किया? स्वान ने प्रस्तावित किया कि पादप और प्राणियों का शरीर कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया। देश ने सबसे पहले समझाया कि नई कोशिकाओं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है। किसने सबसे पहले समझाया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। ओमनिस सेल्युला इसुला किसने द्वारा दिया गया? ये भी रुडोल्फ विर्चो भाई साहब ने बताया। भाई जब कोशिका सिद्धांत का खोज होने का शुरुआत हुआ तो तीसरे कहानी में हीरो का एंट्री हुआ रुडोल्फ विर्चो 1855 में, और इन्होंने बताया भाई ओमनिस सेल्युला इसुला मतलब कि हर कोशिका प्रीवियस कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो भाई साहब इसका कहने का मतलब था कि हर वो पुरानी कोशिका से एक नई कोशिका का निर्माण होता है। आइए अगला क्वेश्चन, कोशिका में कोशिकीय क्रियाओं का प्रमुख स्थल क्या है? तो कोशिका के अंदर कोशिकीय क्रियाओं का प्रमुख स्थल कोशिका द्रव है। और देखिए नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिए। प्रोकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली घिरे हुए अंग होते हैं, सही या गलत? गलत बात है। प्रोकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली घिरे हुए अंग से नहीं होते, मतलब कि जो उसके अंदर झिल्ली होता है वो अंग से, उसके अंदर का अंग झिल्ली से घिरे होते हैं। गलत बात है, नहीं घिरा होता है। प्रोकैरियोट्स में माइक्रोबेडू यानी कि हिंदी में बोले तो सूक्ष्मकाय मौजूद होता है। गलत बात है, नहीं होता है। राइबोसोम झिल्ली रहित अंग होता है। गलत बात है। अरे भाई सही बात है, सही बात है। राइबोसोम झिल्ली रहित अंग है। झिल्ली रहित का मतलब जो झिल्ली के बिना है, मतलब हाँ, तो राइबोसोम झिल्ली के बिना होता है, तो सही बात है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, सही या गलत? गलत, केवल कोशिका द्रव में नहीं पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है, इसमें कोई ये थी नहीं है। लेकिन सिर्फ कोशिका द्रव में पाया, ये तो भाई अन्याय वाली बात हो गई ना। वही बात हो गई ना कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है ना कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरदर्भी जालिका, इन सारी चीज़ों में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन भी वही आ गया कि कोशिका द्रव के किन अंगों में राइबोसोम पाए जाते हैं। तो अभी हम आपको क्या बताएं, बताइए।
जवाब दीजिए कमेंट में कि भाई कोशिका जो राइबोसोम है वो और किन अंगों में पाया जाता है। तो हम आपको क्या बताएं, एक तो हो गया अपना क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल, और माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रवी जालिका, तीनों आपको याद रखना है। जिन जंतु कोशिकाओं में 2 झिल्ली रहित अंग बताए, तो जंतु कोशिका में 2 झिल्ली रहित अंग बताना है। पहला झिल्ली रहित अंग है राइबोसोम, अभी हम आपको बताएं। दूसरा है तारक का, जो कि आगे चल करके जंतु कोशिकाओं के कोशिका विभाजन में मदद करता है। समझे? आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। सेंट्रोसोम, देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना, आगे हम आपको बताए अभी कि सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय का क्या कार्य है, क्या करता है तारक काय। तो कोशिका जंतु कोशिकाओं में कोशिका के विभाजन में सहायता प्रदान करता है। माइकोप्लाज्मा की लंबाई कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा की लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर। सामान्यतः जीवाणु की लंबाई 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव आरबीसी का व्यास 7.0 माइक्रोमीटर होता है। वायरस का आकार 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ का आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है। प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका का आकार 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, आइए समझते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, वेट प्लीज। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका से रिलेटेड। आइए समझते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से। पहला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रतिनिधित्व कौन से जीव करता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रतिनिधित्व कौन से जीव करता है, मतलब किस जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका मानते हैं हम लोग? तो ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ और जीवाणु, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रतिनिधित्व करता है। यूकेरियोटिक कोशिका की तुलना में अधिक तेजी से विभाजन करते हैं, गलत बात है भैया। प्रोकैरियोट्स कोशिका अधिक तेजी से विभाजन करता है। बैक्टीरिया में 4 मूल आकार बताइए। जो जीवाणु होता है उसमें 4 मूल आकार बताना है। तो गोलाकार कोकस, छड़ाकार बेसिलस, कोमाकार विब्रियो, सर्पिलाकार स्पाइरलम, 4 हो गया। सिवाय किसके सिवाय सभी प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति मौजूद होती है? तो माइकोप्लाज्मा, सिवाय माइकोप्लाज्मा के सभी प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति होते। सभी प्रोकैरियोट्स में तो कोशिका भित्ति होता है, लेकिन किसके सिवाय, किसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है? तो जवाब क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा सिवाय माइकोप्लाज्मा के सभी प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति मौजूद होती है। प्रोकैरियोट्स में एकल गुणसूत्र होते हैं, सही या गलत? बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी लिखता है कि प्रोकैरियोट्स में एकल गुणसूत्र और डीएनए होता है। तो प्रोकैरियोट्स में एकल गुणसूत्र होता है, प्रोकैरियोट्स में गोलाकार डीएनए होता है। सूक्ष्म जीनोमिक डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मिक डीएनए कहा जाता है। प्लाज्मिक डीएनए बैक्टीरिया को कुछ विशिष्ट डैश प्रदान करता है, बताइए। प्लाज्मिक डीएनए बैक्टीरिया को क्या प्रदान करता है? समलक्षण प्रदान करता है। प्लाज्मिक डीएनए बैक्टीरिया को कुछ समलक्षण प्रदान करता है। ऐसे समलक्षण को क्या कहा जाता है? ऐसे समलक्षण को कहा जाता है प्रतिजैविक प्रतिरोध। ऐसे समलक्षण को प्रतिजैविक प्रतिरोध कहा जाता है। डैश का उपयोग बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु किया जाता है। तो प्लाज्मिक डीएनए का उपयोग बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण प्रबोधन हेतु किया जाता है। प्रोकैरियोट्स में कुछ विशेष प्रकार के क्या मिलते हैं? अंतर्वृष्ट पिंड मिलते हैं। कोशिका झिल्ली का विशिष्ट विभेदित रूप जिसे डैश कहा जाता है, कोशिका झिल्ली का जो विभेदित रूप है उसको क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स की विशेषता है, और ये क्या है? प्रोकैरियोट्स का विशेषता भी है। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स में रासायनिक रूप से जटिल आवरण, बिल्कुल सही बात है। प्रोकैरियोट्स में रासायनिक रूप से जटिल आवरण होता है, क्योंकि उसमें 3 स्तरीय आवरण होता है। कौन कौन आवरण होता है? तो ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली अंत में। डैश ने विकसित स्टेनिंग प्रक्रिया बैक्टीरिया को किन 2 श्रेणी में विभाजित किया? किसने और किस चीज में विभाजित किया? तो हमारे क्रिश्चियन ग्राम वैज्ञानिक थे, जिसने कि ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा गया। एक तो ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया, दूसरा ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया। ढीली आच्छादित ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कहा जाता है? हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे बाहरी आवरण ग्लाइकोकैलिक्स होता है। उसके सबसे बाहरी आवरण ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ग्लाइकोकैलिक्स में अगर पूछा जाए कि ढीली आच्छाद, जो ढीला जुड़ा हुआ है कोशिका भित्ति के साथ, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा
अपंक परत, क्या हो जाएगा? अपंक परत। मोटी और कठोर ग्लाइकोकेलिक्स को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्सूल। ठीक, संपुटिका हिंदी में। कोशिका भित्ति के कार्य, तो कोशिका भित्ति कोशिका को फटने तथा निपातित होने से बचाता है और सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली संरचनात्मक रूप से यूकेरियोट के समान होता है। सही बात है, क्योंकि भाई कोशिका झिल्ली में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों समान रूप से होते हैं। कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के फैलाव के 3 रूप बताइए? पुटिका, नलिका, पटलिका। मिजोसोम किस चीज में सहायता करता है? तो श्वसन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, और उसका पुत्री कोशिका में वितरण में, और कोशिका भित्ति के निर्माण में, और पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने में, एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने में, ये सारी चीज़ों में कोशिका भित्ति, स्रावन की प्रक्रिया में, ये सारी प्रक्रिया में जो कोशिका झिल्ली का जो मिजोसोम है वो मदद करता है। आइए समझते हैं। साइनोबैक्टीरिया के कोशिका द्रव में झिल्ली में विस्तार होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। इनमें डैश होता है, तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके कोशिका द्रव में झिल्ली में विस्तार होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें वर्णिकी लवक कहते हैं, और इसमें वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कशाभिका के 3 भाग क्या है? जीवाणु कशाभिका के 3 भाग हैं, लेकिन क्या क्या 3 भाग है? तो आधारिकाय, अंकुश, तंतु, 3 भाग है। इसमें से तीनों में सबसे लंबा भाग क्या है? तीनों में सबसे लंबा भाग है तंतु। जीवाणु में पक्षमा भी अनुपस्थित होता है। सही बात है, अनुपस्थित होता है। जीवाणु में पक्षमा भी नहीं होता है। डैश एक विशेष प्रोटीन की लंबी नलिकाकार संरचना है। क्या है जो विशेष प्रोटीन का लंबी नलिकाकार संरचना है? तो रोम एक विशेष प्रोटीन का बना होता है जो लंबी नलिकाकार संरचना होता है। वैसे विशेष प्रोटीन का नाम एनसीईआरटी नहीं बताता है, लेकिन आपकी जानकारी के बता दें कि पिलिन प्रोटीन होता है। डैश लघुसुक जैसे तंतु है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होता है। झालर लघुसुक जैसा तंतु है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होता है। रोम और झालर भी गतिशीलता में, अरे नहीं भाई, गलत बात है। झालर और रोम गतिशीलता में मदद नहीं करता है। झालर और रोम गतिशीलता में मदद नहीं करता है। किस में मदद करता है? ये चट्टानों से चिपकने में मदद करता है। राइबोसोम का आकार कैसा होता है? तो राइबोसोम का आकार 15 × 20 नैनोमीटर का होता है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम उप इकाई सब यूनिट क्या होती है? प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की उप इकाई का सब यूनिट, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की जो उप इकाई है उसका सब यूनिट 70S होता है, और उसका यूनिट सब 70S होता है, और उसका सब यूनिट होता है 50S और 30S। राइबोसोम एक mRNA से जुड़ते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे डैश और डैश कहा जाता है। आपको पता है राइबोसोम एक mRNA से जुड़ा होता है जिसे डैश और डैश कहा जाता है। तो राइबोसोम जिस mRNA से जुड़ा होता है उस श्रृंखला का नाम है बहुराइबोसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम का राइबोसोम mRNA से संबंध होकर प्रोटीन का निर्माण में भाग लेता है। सही या गलत? तो सही बात है। कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव के रूप में संचित होते हैं। कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव में किस रूप में संचित होते हैं? तो अंतर्वृष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वृष्ट पिंड झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। गलत, नहीं घिरे होते हैं। पिंड, अंतर्वृष्ट पिंड के उदाहरण दीजिए? तो ग्लाइकोजन कणिका, साइकोफाइसिन कणिका, फॉस्फेट कणिका। गैस रसदानी किसमें पाई जाती है? तो नीले हरे शैवाल, बैगनी हरे शैवाल, हरे से प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। यूकेरियोटिक कोशिका, डायग्राम 1 में दिखाए गए पादप कोशिका में कोशिकाओं की पहचान करें। आइए, यूकेरियोटिक कोशिका से रिलेटेड अब क्वेश्चन आएगा आगे। तो डायग्राम 1 दिया गया है, यहाँ पर रिलेटेड जो लेबलिंग करना है, नामकरण करना है। आइए नामकरण करते हैं डायग्राम 1 का। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। देखिए, सबसे पहले इसका नाम आपको बताना है। इसका यहाँ पर क्या है? ये खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका, ये बी केंद्रक, सी केंद्रिका, डी गोल्जिका, ई केंद्रक आवरण, एफ कोशिका झिल्ली, जी रसदानी, एच मध्यपटलिका, आई कोशिका भित्ति, जे माइटोकॉन्ड्रिया, के राइबोसोम, एल क्लोरोप्लास्ट, एम क्या है? कोशिका द्रव, एन प्रॉक्सीसोम,
ये संरचना, सूक्ष्मकाय O, P जीवद्रव तंतु, Q चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, R प्रोक्सीसोम। तो ये प्रकार से आप नामकरण इसका कर सकते हैं। आइए अब अगले चित्र का नामकरण करते हैं। इसमें इसका नाम है पुटिका, मतलब कि माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका नाम है कोशिका झिल्ली, इसका नाम है तारकाय, इसका प्रोक्सीसोम, इसका लाइसोसोम, इसका राइबोसोम, इसका माइटोकॉन्ड्रिया, इसका ये क्या है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, ये कोशिका द्रव, ये केंद्रक, ये केंद्रिका, ये केंद्रक आवरण, ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ये गोल्जिका। तो इस प्रकार से हम लोग नामकरण कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो अभी हमने यूकेरियोटिक कोशिका में पादप और जंतु कोशिका दोनों के लेबलिंग किया और जाना कि कौन सी कोशिकांग में कौन सा कोशिकांग कहाँ पर होता है। आपको भी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यूकेरियोट्स में कोशिका द्रव विस्तृत कक्ष युक्त में नहीं होते हैं। कहता है कि जो यूकेरियोट्स होते हैं, जो हमारे यूकेरियोट्स पढ़े, पादप और जंतु कोशिका, इसमें कक्ष युक्त, कक्ष मतलब कि डब्बा में करके नहीं होता है क्या कोशिकांग। तो ऐसा बात नहीं है, लेकिन है हर चीज़ एक डब्बा में क्या हुआ है, हर चीज़ एक स्पेसिफिक चीज़ में डाला हुआ है, तो क्या होगा, गलत बात हो जाएगा। डब्बा में होता है, कक्षयुक्त होता है, एक कक्ष में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा, सही लाइन अगर पढ़ें इसको, तो यूकेरियोट्स में कोशिका द्रव विस्तृत कक्षयुक्त होते हैं। कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में उपस्थित होता है और पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में उपस्थित होता है जबकि पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो तारकाय एकलौता ऐसा कोशिकांग है जो कि सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। उसका भी कार्य क्या है कि जंतु कोशिकाओं के कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। पहले भी ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि सेंट्रोसोम के क्या कार्य हैं। तो ठीक है, समझे। सेंट्रोसोम जो तारकाय है, जंतु कोशिका में सिर्फ उपस्थित होता है। आइए अगला क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का अध्ययन डैश से की खोज के बाद संभव हुआ। तो कौन सी चीज के खोज के बाद कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन संभव हो सका, बताइए। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किए 1950 के बाद, तब से कोशिका झिल्ली का विस्तृत मतलब कि अच्छे से उसके अंदर घुस के अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकी। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, किससे बनी होती है। तो लिपिड और प्रोटीन का बनी होती है, जिसमें लिपिड 52%, लिपिड 40% होता है और प्रोटीन 52% होता है। लिपिड का ध्रुवीय सिरा बाहर होता है या अंदर की ओर होता है, बताइए। लिपिड का जो ध्रुवीय सिरा है वो हमेशा बाहर की ओर होता है और अध्रुवीय सिरा अंदर की ओर होता है। लिपिड घटक मुख्य रूप से क्या होता है, लिपिड घटक को मुख्य रूप से और क्या बोल सकते हैं, इसका और क्या नाम है। तो लिपिड घटक को फास्फोलिपिड भी कहा जाता है या फास्फोग्लिसराइड भी बोल सकते हैं। कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड के अलावा डैश भी होता है। कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड के अलावा और क्या सब होता है। तो कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, गलत बात है। कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट होता है। मानव एरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 10% लिपिड होता है। तो 52% प्रोटीन और कितना प्रतिशत लिपिड होता है, तो 40% लिपिड होता है। डैश के आधार पर झिल्ली प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। किस चीज़ के आधार पर झिल्ली प्रोटीन को दो प्रकार में बांटा गया है, तो पृथक्करण या निष्कर्षण के आधार पर झिल्ली प्रोटीन को दो प्रकार से बांटा गया है। एक परिधीय प्रोटीन, एक अंगभूत प्रोटीन। तो परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर स्थित होते हैं, सही या गलत। परिधीय प्रोटीन झिल्ली के सतह पर स्थित होता है। परिधि मतलब नाम में ही क्लियर है कि परिधि वो बाहर में उपस्थित रहेगा, परिधि पर। अंगभूत प्रोटीन हमेशा झिल्ली के अंदर धंसा होता है। देखिए, झिल्ली के अंदर धंसा होता है, लेकिन हमेशा झिल्ली के अंदर धंसा होता है, ये सही नहीं है, तो गलत हो जाएगा।
डायग्राम 3 में प्लाज्मा झिल्ली में कौन सा मॉडल दिखाया गया है? डायग्राम 3 यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि प्लाज्मा झिल्ली का ये कौन सा मॉडल है। तो एनसीईआरटी लिखता है कि ये तरल मोज़ेक मॉडल है। ठीक, तरल मोज़ेक लिक्विड फ्लूइड मॉडल इसको बोलते हैं। तो ए का नाम आपको बताना है कि ए में क्या नाम है। तो ए का नाम है प्रोटीन, बी का नाम है शर्करा, सॉरी ए का नाम है शर्करा, बी का नाम है प्रोटीन, सी का नाम है देखिए लिपिड द्विस्तर, डी का नाम है अंगभूत प्रोटीन, ई का नाम है कोलेस्ट्रॉल। समझे? आइए आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा किस वर्ष दिया गया था? तो 1972 में सिंगर और निकोलसन नाम के कोई दो वैज्ञानिक थे। लिपिड की अर्धतरल प्रकृति किसमें मदद करता है? प्रोटीन के पार्श्विक गति में। लिपिड की अर्धतरल प्रकृति प्रोटीन के पार्श्विक गति में मदद करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता को इसके डैश के रूप में मापा जाता है? तो तरलता के रूप में मापा जाता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता को तरलता के रूप में मापा जाता है। झिल्ली की तरल प्रकृति क्यों महत्वपूर्ण है? 5 कारण बताना है। क्योंकि कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन, कोशिका संवाद, अंतरकोशिक जंक्शन का निर्माण, अंतकोशिक, ये सारी चीजें हैं जो कि झिल्ली के तरल प्रकृति के कारण हैं। झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणु के लिए चयनित रूप से पारगम्य है। मतलब क्वेश्चन कहता है कि दोनों ओर के लिए चयनित रूप से पारगम्य है। सही बात है। सक्रिय परिवहन के उदाहरण बताइए। जो सक्रिय परिवहन है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? सोडियम आयन प्लस और पोटेशियम आयन प्लस पंप। क्वेश्चन है कोशिका भित्ति निर्जीव होती है, सही या गलत? तो सही बात है। कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका को आकार प्रदान करता है, कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, कोशिका को अवांछनीय पदार्थों का अवरोधन करता है, कोशिका को फटने तथा निपातित होने से बचाता है। ये सब कोशिका के कार्य हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनस, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अन्य पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है। जो प्राथमिक भित्ति है उसमें वृद्धि की क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन द्वितीयक भित्ति में वृद्धि की क्षमता नहीं होती है, याद रखिएगा। द्वितीयक भित्ति कोशिका के बाहरी या भीतरी भाग में मौजूद होता है। बताइए, जो द्वितीयक भित्ति होता है वो कोशिका के किस भाग में मौजूद होता है? बाहर भाग में मौजूद होता है या फिर भीतर के भाग में मौजूद होता है? बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो द्वितीयक कोशिका भित्ति कोशिका के भीतरी भाग में मौजूद होता है। मध्य पटलिका मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की। मध्य पटलिका क्या कार्य करती है? मध्य पटलिका का क्या काम है? कि आसपास के कोशिका भित्ति को आपस में जोड़ना। डैश और डैश में डैश आरे तिरछे स्थित होते हैं जो आसपास की कोशिकाओं के कोशिका द्रव को जोड़ती है। तो कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीवद्रव्य तंतु आरे तिरछे रूप में स्थित होते हैं जो आसपास की कोशिकाओं को कोशिका द्रव को जोड़ती है। अंतःझिल्लिका तंत्र, अगले टॉपिक में एंट्री करते हैं और समझते हैं अंतःझिल्लिका तंत्र के कुछ क्वेश्चन को। अंतःझिल्लिका तंत्र के अंगक संरचना और कार्य के आधार पर अलग होते हैं। बताइए, सही या गलत? जो अंतःझिल्लिका तंत्र है उसका जो संरचना है और कार्य है दोनों आपस में मिलते जुलते हैं या अलग अलग हैं? तो देखिए, जो अंतःझिल्लिका तंत्र है वो उसका जो कार्य है वो सामंजस्य है, लेकिन उसका जो संरचना और कार्य है वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो बात बिल्कुल सही लाइन लिखा है। अंतःझिल्लिका तंत्र में क्या होता है? तो अंतःप्रदर्भी जालिका, गोल्जिका, लयनका, रसधानी। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम के कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ संबंधित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों चारों आपस में संबंधित, इन दोनों के कार्य सामंजस्य रूप से नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, डायग्राम 4 में दिखाए गए कोशिकांग की पहचान करें, ए से ई तक नामांकित करें। उम्मीद करते हैं आपको डायग्राम 4 विजिबल होगा। आइए इसका नामांकन करते हैं। तो ए का नाम है केंद्रक, बी का नाम है केंद्रक छिद्र, सी का नाम है खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका, डी का नाम है राइबोसोम, ई का नाम है चिकनी अंतःप्रदर्भी जालिका। उम्मीद करते हैं आप लेबलिंग कर चुके होंगे इसका। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःकोशिकीय स्थान को डैश और डैश में विभाजित करता है। तो
जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो अंदर के स्थान को, इस स्थान को किस भाग में विभाजित करता है? तो एक तो हो जाएगा ल्यूमिनल और एक हो जाएगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्थान, यानी कि अवकाशिक और बिना अवकाशिक, मतलब एक, ठीक समझे। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर राइबोसोम होता है उसे डैश कहा जाता है, उसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका या शॉर्ट में बोले तो RER कहा जाता है। राइबोसोम की अनुपस्थिति में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है? तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, शॉर्ट में बोले तो SER कहा जाता है। RER को सक्रिय रूप से किन कोशिकाओं में देखा जाता है? तो एक तो वो कोशिका जिसमें श्रावण की प्रक्रिया संपन्न होती है, दूसरा वो कोशिका जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। RER कहाँ तक फैला होता है? तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक आवरण के बाहरी ओर तक। SER क्या करता है? तो दवाओं का जो स्टेरॉयडल हार्मोन है उसके दवाओं के निर्माण का डिटॉक्सिफिकेशन करता है और दूसरा लिपिड का संश्लेषण करता है। डायग्राम 5 में दिखाए गए कोशिकाओं की पहचान करें, एक्स को नामांकित करते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि डायग्राम 5 विजिबल होगा। बताइए इसका क्या नाम है और एक्स की संरचना का क्या नाम है? तो यह है गोल्जी का इसका नाम है गोल्जी का और एक्स संरचना का नाम है कुंडियासिस या सिस्टर्नी कह सकते हैं इसको आप। डैश ने वर्ष डैश में पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना देखी? बताइए किसने सबसे पहले और किस वर्ष में केंद्रक के पास एक घनी रंजित संरचना इस प्रकार का देखा था और इसका क्या नाम है? बताइए। तो सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नाम के कोई व्यक्ति था, 1898 में पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित संरचना देखी और उसका नाम गोल्जी अपने नाम से, कैमिलो गोल्जी अपने नाम से गोल्जिका दे दिया। खैर रिस्पेक्ट में हम लोग अभी तक उसको गोल्जिका ही बोलते हैं। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। गोल्जिका में डैश आकार की संरचना होती है? तो गोल्जिका में डिस्क आकार का संरचना होता है, डैश या डैश होता है, मतलब इसका आकार कितना होता है, कितने भी प्रकार? तो इसका आकार होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का, मतलब हाँ कह सकते हैं। थैले, अरे भाई गलत हो गया लगता है। गोल्जिका में डैश आकार की डैश या डैश होता है, तो गोल्जिका में डिस्क आकार का थैली या कुंड या सिस्टर्नी होता है, ये कह सकते हैं। यहाँ पर थैली या कुंड डैश माइक्रोन व्यास का होता है, तो 0.5 माइक्रोन व्यास का थैली या कुंड होता है। ये एक दूसरे के समांतर या लंबवत होते हैं, तो देख सकते हैं ये एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, तो हम लोग कह सकते हैं कि गोल्जिका एक दूसरे के समांतर होते हैं। गैमिलो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है, बिल्कुल हर कुंड की संख्या अलग अलग है। निर्माणकारी सतह को कॉन्वेक्स, जो सतह निर्माण करता है उसको कॉन्वेक्स कहा जाता है या फिर सिस भी कह सकते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कॉन्वेक्स या कॉनकेव तो आप क्या बताएंगे? निर्माणकारी सतह को कॉन्वेक्स करेंगे। सिस और ट्रांस में अगर चूज करना हो तो सिस को चूज करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश सतह कॉनकेव तथा डैश होता है? तो परिपक्व सतह कॉनकेव और ट्रांस होता है। परिपक्व सतह कॉनकेव और ट्रांस होता है। एक बार फिर से सुनिए, निर्माणकारी सतह सिस और कॉन्वेक्स होता है और परिपक्व सतह ट्रांस और कॉनकेव होता है। ठीक, कोशिकांग का सिस और ट्रांस पूरी तरह से अलग होते हैं। जो कोशिकांग है उसका सिस और ट्रांस पूरी तरह से अलग होता है, बिल्कुल। सिस और ट्रांस सतह आपस में जुड़े नहीं होते हैं, गलत बात है, ये आपस में जुड़े होते हैं। गोल्जी काय के कार्य क्या है? तो पैकेजिंग, परिवहन, संशोधन, संवेष्टन, ये सब कार्य है गोल्जी काय के। गोल्जी उपकरण केवल अंतःकोशिकीय लक्ष्यों तक सामग्री को पहुंचाते हैं, गलत। अंतःकोशिकीय तक केवल नहीं पहुंचाते, अंत पहुंचाता है लेकिन केवल अंतःकोशिकीय तक पहुंचाना ये गलत बात है, क्योंकि बाहर भी तो पहुंचाता है पैकेजिंग करने के बाद। सामग्री डैश के रूप में पैक होता है तो पुटिकाओं के रूप में पैक होता है। सामग्री गोल्जी उपकरण के डैश सिरे के साथ संगठित होकर और डैश सतह की ओर गति करता है। तो किस सिरे से संगठित होता है और किस सतह से बाहर निकलता है? बताइए। तो शीर्ष सिरे से संगठित होता है और ट्रांस सतह से गति करके बाहर निकल जाता है। गोल्जी उपकरण डैश और डैश निर्माण का प्रमुख स्थल है। गोल्जी उपकरण किस चीज़ के निर्माण का प्रमुख स्थल है? तो गोल्जी उपकरण ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल है। लाइसोसोम झिल्ली से बंधे नहीं होते हैं, बताइए सही या गलत? लाइसोसोम झिल्ली से बंधे होते हैं, हम लोग पढ़ा है। लाइसोसोम डैश और डैश में डैश प्रक्रिया की द्वारा बनते हैं। लाइसोसोम गोल्जी काय में संवेष्टन के प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
लाइसोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स में यानी कि गोल्जी काय में गोल्जी उपकरण में संवेष्टन की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। लाइसोसोम डैश एंजाइम से भरपूर होते हैं। तो जल अपघटकीय एंजाइम से लाइसोसोम भरपूर होते हैं। इसके एंजाइम अम्लीय पीएच पर बेहतर रूप से सक्रिय होते हैं। अम्लीय या क्षारीय पीएच पर बेहतर रूप से सक्रिय होते हैं, तो अम्लीय पीएच पर बेहतर रूप से सक्रिय होते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को पचा नहीं सकता है, सही या गलत? जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो भाई सभी को पचा सकता है कि न्यूक्लिक एसिड कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। तो लाइसोसोमल एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को भी पचा सकता है। रसधानी में क्या होता है? तो रसधानी में जल, रस, अनुपयोगी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, एंथ्रोसाइनिन, ये सारी चीज़ें होती है। रसधानी झिल्ली क्या कहलाती है? तो टोनोप्लास्ट कहा जाता है रसधानी झिल्ली को। पादप कोशिका में रसधानी कोशिका का 10% स्थान घेरता है। तो हम सभी को पता है कि पादप को जो कोशिका होता है उसमें 90% भाग रसधानी झिल्ली ही छेक लेता है, रसधानी कोशिका ही छेक लेता है। टोनोप्लास्ट क्या करता है? तो आयनों को उसकी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कोशिका टोनोप्लास्ट को रसधानी झिल्ली के अंदर भेजता है। क्या बोले हम? आयनों को उसकी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कोशिका के मतलब कि झिल्ली के रसधानी के अंदर भेजता है। पादप कुछ आयन की सांद्रता रिक्तिका की तुलना में कोशिका द्रव्य में अधिक होती है। अभी यहाँ आपको बताए नहीं होता है, गलत बात है। संकुचनशील रसधानी डैश में मौजूद होता है और डैश के लिए महत्वपूर्ण है। तो संकुचनशील रसधानी अमीबा में मौजूद होता है और प्रासरण और उत्सर्जन के लिए, प्रासरण नियमन और उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। खाद्य रसधानी प्रोटिस्टा यानी कि अमीबा में पाया जाता है। अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। आइए पहला क्वेश्चन है, डायग्राम 6 में दिखाए गए माइटोकॉन्ड्रिया के भागों की पहचान करें। ए का नाम क्या हो जाएगा? बाहरी झिल्ली। बी का नाम आंतरिक झिल्ली। सी का नाम मैट्रिक्स। डी का नाम क्रिस्टी। ई का नाम डी का नाम डी का नाम क्रिस्टी। ई का नाम अंतर कोशिक अवकाश। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया डैश डाई द्वारा अभिरंजित किया जाता है। जब हमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखना होता है तो किस डाई से अभिरंजित करके उसे सूक्ष्मदर्शी में डालकर देखते हैं? तो जेनस ग्रीन बी डाई द्वारा अभिरंजित करते हैं और फिर हमको विजिबल होता है। प्रति कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हमेशा स्थिर रहती है। बताइए सही या गलत? हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हमेशा स्थिर रहता है। गलत बात है भैया। उसके कार्य क्षमता पर निर्भर करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितनी उपस्थित होगी या नहीं होगी। यह डैश आकार की होती है जिसका व्यास डैश माइक्रोन का होता है और औसत व्यास डैश होता है। बताइए ये किस चीज़ के आकार का होता है? तो ये बेलनाकार होता है जिसका व्यास 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का होता है। औसत व्यास 0.5 माइक्रोन व्यास का होता है। इसकी लंबाई 1 से 4.1 माइक्रोमीटर का होता है। आंतरिक कक्ष किससे भरा होता है? तो मैट्रिक्स यानी कि अधात्री से भरा होता है। आंतरिक झिल्ली अधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है जिसे डैश कहा जाता है। इसका जो आंतरिक झिल्ली है ये देखिए मैट्रिक्स की ओर अंतर्वलन बना रही है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम क्रिस्टी हो जाएगा। तो आंतरिक झिल्ली अधात्री की ओर अंतर्वलन बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी क्या करता है? क्रिस्टी क्या करता है? मतलब सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। इसकी दोनों झिल्ली इनमें से संबंधित विशेष एंजाइम होते हैं। इसकी दोनों झिल्ली में विशेष एंजाइम होते हैं। सही या गलत? और जो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य से संबंधित है, देखिए इसकी दोनों झिल्ली में विशेष एंजाइम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित भी है। माइटोकॉन्ड्रिया में अवायवीय शोषण नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, वायवीय शोषण नहीं होता है। वायवीय शोषण होता है मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए एकल या द्वि होता है और वृत्ताकार या दंडाकार होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो है वो एकल होता है और वृत्ताकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डैश द्वारा विभाजित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन के द्वारा विभाजित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन का विधि क्या है? विखंडन होना। यानी कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित हुआ है तो मतलब वो किसके द्वारा होगा? विखंडन विधि द्वारा विभाजित हुआ होगा। अगला टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिड सभी पादप कोशिका और डैश में पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका में तो पाए जाते हैं, ये तो जरूरी है। और किस में पाए जाते हैं? दिमाग लगाइए, बताइए उत्तर। तो और युग्लिना में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के आकार में बड़ा होता है। गलत बात है, प्लास्टिड बड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। अगर ये लिखा होता कि प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है तो ये सही हो जाता, लेकिन लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के आकार से में बड़ा होता है, तो गलत बात हो जाएगा। प्लास्टिड के 3 प्रकार बताइए। तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। डायग्राम 7 में दिखाए गए प्लास्टिड के
प्रकार की पहचान करें, ऐसे ऐप तक नामांकित करें। उम्मीद करते हैं आपको डायग्राम 7 दिख रहा होगा। आइए नामांकन करते हैं, लेबलिंग करते हैं। ए का नाम हो जाएगा बाहरी झिल्ली, बी का नाम हो जाएगा आंतरिक झिल्ली, सी का नाम हो जाएगा ग्रेना, डी का नाम हो जाएगा थाइलेकॉइड, सी का नाम हो जाएगा पीठिका पटलिका, एफ का नाम हो जाएगा अस्ट्रोमा या पीठिका। उम्मीद करते हैं आप लेबलिंग कर चुके होंगे। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्लोरोप्लास्ट में के वर्णक बताइए। तो क्लोरोप्लास्ट में 2 वर्णक होता है, एक तो हो जाएगा क्लोरोफिल, दूसरा हो जाएगा कैरोटिनोइड। क्रोमोप्लास्ट में डैश घुलनशील और डैश प्रकार के वर्णक होते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। तो क्रोमोप्लास्ट में वसा, घुलनशील और कैरोटिनॉइड प्रकार के वर्णक होते हैं, इसके उदाहरण है कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। डैश पौधे के भाग को पीला, नारंगी और लाल करता है। तो कौन पौधे के भाग को पीला, लाल और नारंगी करता है? तो कैरोटिनॉइड मतलब क्रोमोप्लास्ट बोल सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट रंगीन या रंगहीन होता है, प्लास्टिड होते हैं। इनके कार्य बताएं। तो ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है और इनका कार्य है स्टोरेज करना। आलू में कौन सा प्लास्टिड होता है? तो स्टार्च प्लास्टिड होता है, मतलब एमाइलोप्लास्ट बोल सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के 3 प्रकार और उनके कार्य बताएं। तो ल्यूकोप्लास्ट के 3 प्रकार हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का कार्य है कि स्टार्च का स्टोरेज करना। एलाइयोप्लास्ट का कार्य है तेल और वसा का स्टोरेज करना। एल्यूरोप्लास्ट का काम है प्रोटीन का स्टोरेज करना। अगला क्वेश्चन। अधिकांश क्लोरोप्लास्ट डैश कोशिका में पाए जाते हैं। अधिकांश क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो पर्णमध्योतकी कोशिका में, यानी कि मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं। हरित लवक की लंबाई और चौड़ाई बताइए। हरित लवक की लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। क्लोरोप्लास्ट का आकार तो फीते के आकार का, गोलाकार, अंडाकार, चक्रिक, ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं। किसमें प्रति कोशिका में 1 क्लोरोप्लास्ट होता है? तो कौन सा ऐसा कोशिका है जिसमें कि 1 ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो जुगलिना, यानी कि शैवाल कह सकते हैं हम लोग। पर्णमध्योतकी कोशिका में प्रति कोशिका में कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं? मतलब डैश को, मतलब कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं बताइए। जो पर्णमध्योतकी कोशिका उसमें कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं? तो पर्णमध्योतकी कोशिका में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं पर्णमध्योतकी कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स क्लोरोप्लास्ट में डैश के अनुरूप होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स क्लोरोप्लास्ट में डैश के अनुरूप होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वो किसके अनुरूप होगा? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में देखिए, उसमें मैट्रिक्स जहाँ पर था उसमें यहाँ पर अस्ट्रोमा है। तो कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स क्लोरोप्लास्ट में अस्ट्रोमा के अनुरूप, यानी कि हिंदी में बोले तो पीठिका के अनुरूप होता है। क्लोरोप्लास्ट में बाह्य झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम होता है। गलत बात है, बाह्य झिल्ली तो ज़्यादा पारगम होगा ना भाई। हाँ, ये कह सकते हैं कि अंतः झिल्ली बाह्य झिल्ली के अपेक्षा कम पारगम होता है, लेकिन ये कहना कि बाह्य झिल्ली अधिकतम पारगम कम पारगम होता है, ये गलत बात है। बाह्य झिल्ली अधिक पारगम होता है, ये सही बात है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में बाह्य झिल्ली अपेक्षाकृत अधिक पारगम होता है। थाइलेकॉइड्स डैश बनाने के लिए ढेर के रूप में व्यवस्थित होता है। तो थाइलेकॉइड्स ग्रेना बनाने के लिए ढेर के रूप में एक जगह उपस्थित होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ग्रेना को डैश भी कहा जाता है। तो ग्रेना का दूसरा नाम है अंतरग्रेनल थाइलेकॉइड्स। विभिन्न ग्रेना में थाइलेकॉइड्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं? तो देखिए, अलग अलग प्रकार के ग्रेना है, एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हैं? तो देखिए, पीठिका पटलिका के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा था। यहाँ नाम भी पूछा था। थाइलेकॉइड्स की झिल्ली एक स्थान घेरती है जिसे क्या कहा जाता है? तो अवकाशिका कहा जाता है। स्ट्रोमा में केवल कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। केवल कार्बोहाइड्रेट, ये कहना गलत बात है। कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन को भी शामिल करना होगा, तो गलत हो जाएगा। इसमें एस मतलब कि सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। तो भाई इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए नहीं होता है, इसमें डबल सर्कुलर डीएनए होता है। तो डीएस अगर रहता तो सही हो जाता, वरना गलत है ये।
डीएनए वृत्ताकार या रेखिक होता है? तो डीएनए वृत्ताकार होता है। स्ट्रोमा में क्लोरोफिल वर्णक मौजूद होते हैं? सही या गलत? स्ट्रोमा में क्लोरोफिल वर्णक नहीं भाई, स्ट्रोमा में क्लोरोफिल वर्णक नहीं होता है, थाइलेकॉइड्स में क्लोरोफिल वर्णक होता है। स्ट्रोमा तो खाली जगह का नाम है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डैश राइबोसोम पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट ले लो या माइटोकॉन्ड्रिया ले लीजिए, दोनों में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब आइए राइबोसोम, स्केलेटन, सीलिया और फ्लैजिला के विषय में जानते हैं। ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहिए, हम हर सवाल को क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखने वाले हैं। डायग्राम 8 में दिखाए गए कोशिकांग की पहचान करें, ए बी को नामांकित करें। डायग्राम 8 में जो कोशिकांग है उसका नाम क्या है? राइबोसोम है। ए का नाम क्या है? बड़ी उपिकाई। बी का नाम क्या है? छोटी उपिकाई। हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम की 2 उपिकाई होते हैं, एक बड़ी एक छोटी। राइबोसोम डैश द्वारा वर्ष डैश में खोजा गया। राइबोसोम की खोज किसने किया था और किस वर्ष में किया था? तो राइबोसोम की खोज हमारे ये जॉर्ज पेलेट साहब ने किया था। कब किया था? ये कुछ 1953 ईस्वी में किया था। राइबोसोम डैश और डैश से बनता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यहाँ एस क्या है? एस इकाई, यहाँ एस डैश इकाई है जिसका डैश गुणांक प्रदर्शित करता है। यहाँ एस श्वेडबर्ग इकाई है जिसका जो अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। तो एस क्या है? श्वेडबर्ग इकाई है जो कि अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। श्वेडबर्ग की इकाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राइबोसोम के डैश और डैश को व्यक्त करता है। तो जो श्वेडबर्ग इकाई है वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से राइबोसोम के किस चीज़ को व्यक्त करता है? तो श्वेडबर्ग इकाई अप्रत्यक्ष रूप से राइबोसोम के आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। यूकेरियोट राइबोसोम डैश एस होते हैं। जो यूकेरियोटिक कोशिका है वो कितने एस प्रकार के होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका कितने एस प्रकार के होते हैं? तो यूकेरियोटिक कोशिका 80S प्रकार के होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका 70S प्रकार के होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 70S राइबोसोम की उप इकाई डैश और डैश है। 70S राइबोसोम की उप इकाई क्या है? तो 70S राइबोसोम की उप इकाई 50 और 30 हो जाएगा। 80S राइबोसोम की उप इकाई क्या है? 80S राइबोसोम की उप इकाई 60 और 40S हो जाएगा। कोशिका द्रव में मौजूद तंतु में प्रोटीन युक्त संरचना के विस्तृत जालिका को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बताइए? साइटोस्केलेटन या कोशिका पंजर कह देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। साइटोस्केलेटन में कौन से 3 प्रकार के तंतु में प्रोटीन युक्त संरचना होती है? तो सूक्ष्मकाय, सूक्ष्म तंतु, इंटरमीडिएट फिलामेंट। साइटोस्केलेटन के 3 कार्य बताइए। तो साइटोस्केलेटन के क्या सब कार्य हैं बताइए? एक तो कोशिका को बनाए रखने में प्रदान करता है और गति प्रदान करता है और कोशिका को गति प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, यही सब चीज़ें हैं। डायग्राम 9 में एक सीलिया और फ्लैजिला दिखाया गया है। इनके भाग ए से एफ तक को नामांकित करें। ये डायग्राम 9 है, इसमें सीलिया फ्लैजिला दिखाया गया है। इसका क्या नाम है? पहला नाम है प्लाज्मा झिल्ली, बी का नाम है परिधीय सूक्ष्म नलिका, सी अंतराद्विक दोनों को जोड़ने का काम करता है। डी का नाम हो जाएगा अपना केंद्रकीय सूक्ष्म नलिका, ई का नाम हो जाएगा अर्यदंड, एफ का नाम हो जाएगा केंद्रकीय आच्छद। आइए आगे बढ़ते हैं। डैश और डैश रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। क्या है? जो कि रोम के समान कोशिका झिल्ली पर मिलने वाला एक अपवृद्धि है। तो यही सीलिया और फ्लैजिला क्या है? रोम के समान दिखने वाला कोशिका झिल्ली पर मिलने वाला एक वृद्धि संरचना है। सीलिया छोटी या बड़ी होती है? सीलिया कैसा होता है? छोटा संरचना होता है या बड़ा संरचना होता है? जो किस चीज के तरह कार्य करता है? जिससे कोशिका या आसपास के तरल को गति करता है। तो सीलिया एक छोटी संरचना है जो चप्पू की तरह कार्य करता है, मतलब नाव को जो खेपने वाला चप्पू होता है उसकी तरह कार्य करता है और आसपास के सभी कोशिका के तरल को भी गति कराता है। फ्लैजिला के कार्य बताइए। तो फ्लैजिला यानी कि कशाभिका के क्या कार्य है? तो कोशिका को गति प्रदान करता है फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला। अच्छा अगला क्वेश्चन ये है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट झिल्ली। अच्छा क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला संरचनात्मक रूप से समान होते हैं? बिल्कुल गलत बात है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों का फ्लैजिला समान नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक का थोड़ा सिंपल होता है, यूकैरियोटिक का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। सीलिया और फ्लैजिला
प्लाज्मा झिल्ली से ढके नहीं होते। आप हमने देखा कि प्लाज्मा झिल्ली से ढका था, तो ये गलत बात है। इनके कोर को क्या कहते हैं? इनके कोर को अक्षसूत्र कहा जाता है। अक्षसूत्र यानी कि एक्सॉन में कई माइक्रोफिलामेंट होते हैं जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होते हैं। बताइए, जो अक्षसूत्र का एक्सॉन है उसमें कई माइक्रोफिलामेंट होता है। बताइए, ये तो बिल्कुल गलत बात है, नाइंसाफी हो गई ना भाई साहब, कि हमने पढ़ा था कि अक्षसूत्र में कई सूक्ष्म नलिका होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, यहाँ माइक्रोफिलामेंट कह रहा है, तो गलत हो जाएगा। हाँ, लंबे अक्षसूत्र के समांतर होता जरूर है, लेकिन सूक्ष्म नलिका होता है, सूक्ष्म फिलामेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अक्षसूत्र में डैश सूक्ष्म नलिका आर्य परिधि की ओर तथा डैश केंद्र में स्थित होता है। तो अक्षसूत्र में कितने सूक्ष्म नलिका परिधि पर होते हैं और कितने सूक्ष्म नलिका केंद्र में होते हैं? तो गिन लीजिए, 9 दूनी 18 सूक्ष्म नलिका परिधि पर है और 2 सूक्ष्म नलिका केंद्र में है। इसलिए इसको ऐसी व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहा जाता है, लेकिन यहाँ लिखा है 9+1, तो गलत हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था को 9+1 प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि 9 जोड़े परिधि पर और 1 जोड़े केंद्र में होता है। तो क्या ये बात सही या गलत है? बताइए। ये बात बिल्कुल गलत है। अभी ही हमने पढ़ा कि 9+2 प्रणाली को सिलिया और फ्लैजिला रहता है। 9 क्यों? क्योंकि 9 जोड़े परिधि पर होता है। 2 क्यों? क्योंकि 2 केंद्र में होता है। केंद्रकीय नलिका डैश द्वारा जुड़ी होती है। तो केंद्रक का जो नलिका है किस चीज़ के द्वारा जुड़ा है? तो सेतु के द्वारा जुड़ा है। और डैश द्वारा ढके होते हैं, तो केंद्रक का जो नलिका है वो किस चीज़ के द्वारा ढका है? तो केंद्रकीय आच्छद के द्वारा ढका हुआ है। केंद्रकीय आच्छद डैश द्वारा प्रत्येक परिधीय नलिका में से एक से जुड़ा होता है। किस चीज़ के द्वारा? केंद्रकीय आच्छद परिधीय द्विक से जुड़ा होता है। तो परिधीय द्विक ये है और केंद्रकीय आच्छद ये है। इसको इससे जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इसके बीच की संरचना का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हम आपको बताए थे, आर्य दंड। और एक पूरे सिलिया फ्लैजिला में कितने आर्य दंड हो जाएंगे? तो गिन लीजिए, 9। तो केंद्रकीय नलिका डैश द्वारा जुड़े होते हैं, आर्य दंड द्वारा, अच्छा ये तो क्वेश्चन बना दिए। सेतु द्वारा जुड़ा होता है और केंद्र के आच्छद द्वारा ढका होता है। केंद्र के आच्छद डैश द्वारा परिधीय द्विक की नलिका में से एक से जुड़ा होता है, तो आर्य दंड द्वारा जुड़ा होता है। सिलिया में आर्य दंड की कुल संख्या कितने हो जाएंगे? 9। अभी हम आपको गिन के बताए थे, या फिर आप गिन लीजिए अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगला क्वेश्चन, सिलिया में आर्य दंड की संख्या 9। अगला क्वेश्चन, परिधीय द्विक डैश द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो जो परिधीय द्विक है वो किस चीज के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? परिधीय द्विक अंतराद्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। सिलिया और फ्लैजिला दोनों डैश जैसी संरचना से बाहर निकलते हैं और डैश कहलाते हैं। तो सिलिया और फ्लैजिला तारक केंद्र जैसी संरचना से बाहर निकलते हैं और आधारिका कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है, तारक का या तारक केंद्र, अंग्रेजी में बोले तो सेंट्रीसोम और सेंट्रोसोम और सेंट्रीओल्स। आइए समझते हैं। डायग्राम 10 को में एक अनुप्रस्थ सेंट्रीओल का चित्र दिखाया गया है। इसके ए से एफ तक भाग को नामकरण करना है। तो आइए नामकरण करते हैं। ए का नाम हो जाएगा परिकेंद्रकीय सूक्ष्म सैटेलाइट कह सकते हैं। बी का नाम हो जाएगा अंतरात्रिक सेतु। सी का नाम हो जाएगा, तीनों है तो परिधीय त्रिक। डी का नाम हो जाएगा, देखिए ये गोल वाला संरचना हब, जिसको धुरी भी कहा जाता है। ई का नाम हो जाएगा ये जोड़ने वाली संरचना को, इसको आर्यदंड। सेंट्रोसोम में, अगला क्वेश्चन, सेंट्रोसोम में 2 डैश होते हैं। सेंट्रोसोम में क्या चीज 2 गो होता है? तो सेंट्रोसोम में 2 गो सेंट्रीओल्स होता है, यानी कि तारक केंद्र। 2 तारक का आपस में एक दूसरे से लंबवत होते हैं और उसके चारों ओर अक्रिस्टलीय द्रव भरा होता है। इतना बात आपको जानकारी रखनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम किससे घिरा होता है? जो सेंट्रोसोम है वो किन चीज़ों से घिरा होता है? आपको बताइए, उत्तर बताइए। सेंट्रोसोम किस चीज़ से घिरा हुआ था? अभी हम आपको बताएं कि अक्रिस्टलीय परिकेंद्रकीय द्रव से घिरा होता है सेंट्रोसोम, यानी कि तारक का है। सेंट्रिओल्स यानी कि तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत या समांतर होते हैं, जिसकी संरचना डैश जैसी होती है। तो सेंट्रिओल्स एक दूसरे के लंबवत होती है, जिसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। ऐसी प्रणाली को 9+0 प्रणाली कहा जाता है। ठीक, 9 गो त्रिक परिधिया पर है और एक भी
केंद्र में नहीं है, तो इसलिए जीरो कहा जाता है। तो ऐसी प्रणाली को 9+0 प्रणाली कहा जाता है। तारक केंद्र 9 समान या असमान दूरी पर स्थित होते हैं। तो पहले बताइए कि जो तारक केंद्र है 9 समान और असमान दूरी पर स्थित है, तो समान दूरी पर स्थित होता है और परिधि पर डैश प्रोटीन के सूत्रों से बने होते हैं। तो जो परिधि है वो कौन चीज़ के सूत्र से बना होता है? तो जो परिधि है वो क्या ना होता है, इसको कहते हैं, कौन सा प्रोटीन कहते हैं, भूल गए हैं। 9 समान दूरी पर बने होते हैं परिधिया, माइक्रो या ऐसे करके माँ से ही कुछ है। 1 मिनट, हम आपको आंसर देख के बताते हैं 206 का। ट्यूबुलिन प्रोटीन को ओह भूल गए थे। तो जो तारक केंद्र है वो 9 समान दूरी पर स्थित होते हैं और परिधिया ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बस थोड़ी देर और बने रहिए, बस पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे एकदम स्मूथली, अभी तक चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक द्विक होते हैं। अभी ही हमने आपको बताया कि प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं, द्विक नहीं होते हैं, तो गलत हो जाएगा। अगर त्रिक रहता तो सही होता। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं, नहीं जुड़े होते हैं, गलत बात है, जुड़े होते हैं। सेंट्रिओल्स के अग्र भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? अक्षसूत्र कहा जाता है। या परिधीय त्रिक के नलिका से डैश द्वारा आर्यदंड द्वारा जुड़े होते हैं। अच्छा, अग्र भीतरी भाग को तो धुरी कहा जाता है और परिधीय त्रिक की नलिका डैश द्वारा जुड़ा होता है, आर्यदंड द्वारा। परिधीय त्रिक की नलिका या तो आर्यदंड द्वारा जुड़ा होगा। धुरी या दंड किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सेंट्रियोल्स क्या बनाता है? तर्क तंतु और सिलिया और फ्लैजिला का निर्माण करता है, या आधारिका का। सेंट्रियोल्स में सूक्ष्म नलिका की कुल संख्या बताइए। सेंट्रियोल्स में सूक्ष्म नलिका की 27 संख्या होती है, क्योंकि 9×27 9 परिधि पर होता है, 3 जोड़े में होता है, तो 9×27 हो जाएगा। आइए अगला टॉपिक है न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडी, केंद्रक और सूक्ष्मकाय के विषय में जानते हैं। न्यूक्लियस को पहली बार डैश द्वारा वर्ष डैश में वर्णित किया गया था। जो केंद्रक का खोज था पहली बार किसने किया था और किस चीज वर्ष में किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। कब? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज पहली बार किया था। केंद्रक पदार्थ का अम्लीय या क्षारीय से रंजित किया जाता है। रंगा जाता है किस चीज़ से रंगा जाता है? तो केंद्रक पदार्थ को क्षारीय रंग से रंजित करके फ्लेमिंग द्वारा, फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक था जिसने कि क्रोमेटिन उसका नाम रखा था। तो आपको याद रखना है कि केंद्रक पदार्थ क्षारीय रंग से अभिरंजित करते हैं और फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया और नाम रखा क्रोमेटिन। इंटरफेज अवस्था में केंद्रक में न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। तो जब मतलब कि कोशिका विभाजन अवस्था के इंटरफेज अवस्था आता है, वैसे हम अगले अध्याय में इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो जो इंटरफेज अवस्था है, जो अंतरकाल अवस्था है, उसमें केंद्रक जब न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु बनता है तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम भी क्रोमेटिन ही होता है। डायग्राम 11 में दिखाए गए केंद्र के भागों की पहचान करें। डायग्राम 11 आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके भाग का पहचान करना है। तो ए का नाम हो जाएगा कोशिक केंद्रक द्रव, और बी का नाम हो जाएगा केंद्रिका, सी का नाम हो जाएगा केंद्रक छिद्र, और डी का नाम हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। समझे? आइए आगे बढ़ते हैं। दो केंद्रकीय झिल्ली के बीच के स्थान को डैश नैनोमीटर होता है और इसे डैश कहा जाता है। तो दो केंद्रक झिल्ली के बीच के स्थान में 10 से 15 नैनोमीटर का स्थान होता है और इसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहा जाता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतः डैश से सतत रूप से जुड़ी होती है। किससे जुड़ा होता है बाह्य झिल्ली? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ा होता है बाह्य झिल्ली। अगला क्वेश्चन, केंद्रकीय आवरण छिद्र किसके संलयन से बनते हैं? तो जो केंद्रक आवरण का छिद्र बनता है तो दोनों झिल्ली के आपस में संलयन से बनता है। केंद्रक आवरण का छिद्र किससे बना? दोनों झिल्ली के आपस में संलयन से। डैश और डैश की गति केंद्रक छिद्र के द्वारा होता है, तो आरएनए और प्रोटीन की गति केंद्रक छिद्र के द्वारा होता है। केंद्रक द्रव का क्या होता है? केंद्रक द्रव में क्या होता है बताइए? केंद्रक द्रव में क्रोमेटिन और केंद्रिका होता है, जो कि गोलाकार संरचना का होता है। केंद्रिका झिल्ली से घिरे होते हैं, बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन है अगला। केंद्रिका डैश आकार का होता है तो गोलाकार होता है। केंद्रिका झिल्ली से घिरे होते हैं, गलत बात है, झिल्ली से घिरा नहीं होता है। सक्रिय राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण डैश में होता है, किस में होता है?
केंद्रिका में होता है। तो सक्रिय राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा उत्तर? केंद्रिका में होता है। सक्रिय रूप में प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिका में बड़ी और अधिक संख्या में केंद्रिका मौजूद होता है। सही या गलत? बिल्कुल सही बात है कि जो सक्रिय रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करेगा उसमें केंद्रिका ज़्यादा पाया जाएगा और बड़ा पाया जाएगा। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रोमेटिन में गैर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ और सिर्फ गैर हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं बल्कि क्रोमेटिन में और भी कई सारी चीज़ें मिलती है, जैसे आरएनए, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, गैर हिस्टोन प्रोटीन, ये सारी चीज़ें भी मिलती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, इसलिए यह निर्जीव होते हैं। सही या गलत बताइए? भाई गलत बात है, निर्जीव तो नहीं होता है आरबीसी, सजीव होता है। ये थोड़ी हो कि केंद्रक, भाई जीवंत जब शुरू होता है आरबीसी का तब केंद्रक होता है, लेकिन एक परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्जीव है, सजीव है। क्रोमेटिन में क्या क्या शामिल है बताइए? क्रोमेटिन में क्या क्या शामिल है? अभी हम आपको बताए थे कि क्रोमेटिन में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, गैर हिस्टोन प्रोटीन शामिल होता है। मानव डीएनए की लंबाई बताइए कितने मीटर होता है? 2 मीटर होता है। केंद्रिका पदार्थ शेष केंद्रक द्रव के साथ सतत रूप से जुड़ी होती है। सही या गलत? केंद्रिका पदार्थ शेष केंद्रक द्रव के साथ सतत रूप से जुड़ी होती है। बिल्कुल सही बात है। डायग्राम 12 में दिखाए गए संरचना की पहचान करें, एक्स को नामांकित करें। जो 12 में संरचना हमें दिखाया गया है उसके में नाम लिखना है, कौन सा कोशिकांग है और एक्स संरचना का नाम बताना है। तो बताइए ये क्या है? गुणसूत्र का संरचना है भैया। और एक्स संरचना का नाम क्या है? काइनेटोकोर, जो कि गुणसूत्र बिंदु को ढकने का काम कर रहा है। प्राथमिक संकीर्णन को डैश कहा जाता है? गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। जिस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे क्या कहा जाता है? काइनेटोकोर कहा जाता है। सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर में एक गुणसूत्र के 2 क्रोमेटिड होते हैं। सही बात है। डायग्राम 13 में गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्रों के सही प्रकार की पहचान करें, एक्स और वाई को, जेड को नामांकित करें। जो डायग्राम 13 हमें आगे संरचना में दिया गया होगा उसमें एक्स वाई जेड को नामांकित करना है। आइए चलते हैं, ABCD सभी को नामांकित कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। इसका नाम एक्रोसेंट्रिक टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र। इसका नाम सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। इसका नाम टीलोसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र। तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। समझे? आइए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश गुणसूत्र के बीच में सेंट्रोमियर होता है। किस गुणसूत्र के बीच में सेंट्रोमियर होता है? आप देख सकते हैं इनमें से किस गुणसूत्र में बीच में सेंट्रोमियर है। तो मध्य केंद्रीय गुणसूत्र या अंग्रेजी में बोले तो मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर मध्य से हटकर होता है तथा एक छोटी भुजा और एक लंबी भुजा होती है। नहीं भाई, सब मेटासेंट्रिक में ऐसा होता है, एक्रोसेंट्रिक में कहाँ से ऐसा हो जाएगा? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर कहाँ होता है? जो टीलोसेंट्रिक है उसमें सेंट्रोमियर कहाँ होता है? बिल्कुल किनारे पर है। डैश गुणसूत्र में सेंट्रोमियर इसके बिल्कुल किनारे पर होता है। एक अत्यंत भुजा छोटी और लंबी होती है। अच्छा, पिछला का जो उत्तर हो जाएगा टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर कहाँ होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। इसमें हो जाएगा टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर इसके बिल्कुल किनारे पर होता है। एक अत्यंत भुजा छोटी और एक लंबी होती है। कुछ गुणसूत्र में स्थिर या परिवर्तनशील स्थान पे रंगीन या रंगहीन द्वितीयक संकीर्णन होता है। तो बताइए, तो कुछ गुणसूत्र में स्थिर स्थान पर रंगीन द्वितीयक संकीर्णन होता है। द्वितीयक संकीर्णन एक डैश का आभास करता है, गुणसूत्र बिंदु का आभास करता है, नहीं सैटेलाइट का आभास कराता है। द्वितीयक संकीर्णन हो गया मतलब कि सैटेलाइट का आभास करा दिया। सूक्ष्मकाय से रिलेटेड अब क्वेश्चन आ गया। सूक्ष्मकाय झिल्ली से बंधे होते नहीं होते हैं? सूक्ष्मकाय झिल्ली से बंधे नहीं होते हैं, बताइए। तो सूक्ष्मकाय झिल्ली से बंधे होते हैं, ये होगा उत्तर सच में, लेकिन यहाँ पे है नहीं होते हैं तो गलत बात है। सूक्ष्मकाय के 3 उदाहरण दीजिए तो स्फीरोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, ये सब हो जाएगा। सूक्ष्मकाय पादप और जंतु दोनों में मौजूद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रोकैरियोट्स में कशाभिका डैश का विस्तार है। किसका विस्तार है प्रोकैरियोट में कशाभिका? कोशिका भित्ति का। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर हम लोग का चैप्टर द एंड होता है, आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं कोशिका
वृद्धि और विभाजन वाले चैप्टर के साथ। वहाँ भी हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ, क्योंकि आपका सीखना और जीतना सुनिश्चित है।